अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। गुज़श्ता रोज से वर्ल्ड कप फीवर का बाकायदा आगाज हो चुका है और आज पाकिस्तानी टीम का भी इम्तिहान है। आगे चलकर प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ की वापसी और खतरात। जलजला कब और कहां आएगा, पेशन गोई करना मुमकिन है। कोपैमा मियां बीबी बुलंदो बाला चोटियां सर करने लगे। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में हैं और 21 अक्टूबर को उनकी पाकिस्तान वापसी का बताया गया है। और हम सबको याद है कि नवाज शरीफ की जेल में तबीयत भी खराब हुई, उनके प्लेटलेट्स भी कम होने लगे, तो हुकूमत को फिर लाले पड़ गए थे। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत को लाहक खतरात की बातें की और फिर एक दिन नवाज शरीफ अचानक लंदन रवाना हो गए और फिर लंबा अरसा वो वहीं मुकीम रहे। उन्हें साजगार हालात का इंतजार था। कई दफा उनकी वापसी की तारीखें भी आई, लेकिन वो वापस नहीं आए और हर मर्तबा हमने देखा कि कुछ ना कुछ हो जाता था। अब नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो क्या मुल्की सियासत में एक बार फिर से हलचल नजर आएगी? और गालिबन इम्कान यही है कि जब वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल में होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात भी होने वाले हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का बिगुल बच सकता है। ऐसे में नून लीग ये समझती है कि नवाज शरीफ वापस आकर मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को लीड करें। और अब देखना यह है कि नवाज शरीफ की वापसी पर क्या होगा, क्योंकि गालिब इम्कान यही है कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। मुस्लिम लीग नून के बाहर रहनुमा हिफाजती जमानत की बातें करते भी दिखाई दे रहे हैं और इन सारी बातों का तफसीली जो जवाब है वो हमें 21 अक्टूबर की तारीख पर ही मिलेगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर रसूल बख्श ज्वाइन के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ की वापसी से पाकिस्तानी सियासत में आप समझते हैं कि हलचल पैदा होगी, जिस तरह से ऐसे वक्त में जब वो अपने पुराने बयानिए से भी एक बार फिर से हट चुके हैं? देखते हैं कि क्या होता है 21 के बाद। अभी तक उनकी यहाँ पे पार्टी भी मौजूद है, कारकुन भी मौजूद है, रहनुमा भी मौजूद है। तो हमें तो कहीं पे इंतखाबी सरगर्मियां नजर नहीं आ रही जिनकी क़यादत मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो करेंगे। तो ऐसे में हलचल कहाँ पे मचेगी? सिर्फ यही हो सकता है कि इस वक्त जो भरपूर तैयारियां उनके इस्तकबाल की हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, वो देखते हैं कि उसी में हलचल नजर आएगी कि एयरपोर्ट के ऊपर जब उतरते हैं कितना बड़ा जुलूस है, फिर मीनार पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे जलसा होता है, उस दिन होता है, अगले दिन होता है। तो सियासत में तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो एक सर्दी की लहर चल रही है वो उसी तरीके से जारी रहेगी। बहरहाल बयानात होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, तो ज़ाहिर है इतना देर के बाद मुल्क के अंदर आ रहे हैं तो कोई हलचल तो हर तरफ नजर आएगी, लेकिन वो कितना बड़ा एक सियासी इनकलाब ले आएंगे वो अभी देखने की बात है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह कुछ रोज पहले बड़ा एक सख्त बयानिया हमने देखा कि वो स्टेटमेंट उनके सामने आई, फिर शहबाज शरीफ अचानक लंदन गए हैं, तो लंदन जाकर शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया कि वो अपना पुराना बयानिया जिसमें उन्होंने मुताद्दिद लोगों से एहतसाब की बातें की थी, नवाज शरीफ ने भी यू टर्न ले लिया? मेरा ख्याल है जो क्या सराई हो रही है, उन्होंने जाके उन्हें समझाया है कि पुराने बयानिए को आप दफन कर दें और यहाँ से कुछ कलीदी रहनुमाओं के भी बयानात है कि इस वक्त ऐसा नहीं है मुल्क का कि लोगों से इंतकाम लेने की आप को बात करें या तसादुम की बात करें। जरा ठहराव लें, हालात को देखें, आगे बढ़ने की हिम्मत करें, कोशिश करें। तो लगता तो है कि उनके उस किस्म के बयानात तो आने बंद हो गए हैं, बल्कि खामोश हैं। लेकिन यह है कि जब वो मैदान में जाएंगे तो आखिर लोगों से क्या बात कहेंगे कि वो क्यों बैठ थे और अब क्यों वापस आए हैं और उनको क्यों सजा मिली थी। जब उनसे बातें ऐसी पूछी जाएंगी कि जी आपको क्यों सजा मिलेंगी, तो हमेशा वो यही कहते रहे हैं और कहेंगे कि जी वो उनको तो किसी के कहने पर सजा दी गई थी और किसी ने किसी की फरमाइश पर सजा दी थी और हमेशा की तरफ से वो अपने आप को मासूम अवाम के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, ये माजी में भी करते रहेंगे, आप भी करेंगे। असल बात ये है कि क्या मुआशरे में उनका बयानिया जो भी हो, मफाहमत का हो या तसादम का हो, उसमें देखना होगा कि एतबार कितना है।
مجھے کوئی زیادہ اعتبار بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ان کے بیانیے میں تضادات ہیں، اور جو وہ کہتے رہے ہیں اور جو عملی طور پر انہوں نے 16 مہینے کی حکومت میں کر دکھایا ہے، اس میں بہت بڑے تضادات ہیں۔ اور وہ بات تو یہ کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو نوکری سے نکلوایا یا وزارت عظمیٰ سے نکالا بلکہ، تو ان کا وہ نام بھی لیتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جماعت نے اجتماعی طور پر اور ساری جماعتوں نے مل کر انہی باجوہ صاحب کو کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں نکالا تھا ان کو انہوں نے آگے ایکسٹینشن فراہم کی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو نیا بیانیہ ہے وہ بنانے میں نون لیگ کو، نواز شریف کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، مینار پاکستان جلسے میں جائیں گے، کیا بیانیہ پیش کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ دشمنی لے نہیں سکتے۔ عوام کو کس طرح سے بتائیں گے، کس طرح سے دوبارہ کانفیڈنس دلائیں گے کہ جو موجودہ مہنگائی ہوئی 16 ماہ میں جو یہی لوگ کر کے گئے، جو بڑے وعدے کر کے آئے تھے، کیسے بتائیں گے کہ وہ ذمہ دار نون لیگ نہیں تھی؟ بالکل تھی، سب کو پتا ہے، لیکن وہ بات جو کریں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ جو بار بار کہتے نہیں ہیں، لیکن اب کہنا بھی یہ بند ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، کہ یہ عمران خان کا دور تھا جس کی وجہ سے پاکستان اس مصیبت میں ہے۔ تو 16 مہینے میں جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے تمام جتنا جو ان کی طرف سے کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، یا معیشت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس سے کئی گنا کہیں زیادہ تھا۔ پھر اس سے پہلے جب اقتدار میں تھے تو سینکڑوں ارب روپے انہوں نے آئی پی پیز کو بغیر کسی اس کے غیر مطالعے کے انہوں نے دیے، اور اس میں کوئی جو آڈٹ تھا اس کو کرائے بغیر انہوں نے دے دیجیے، ہم کو دے دیں، اور ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں دیا جائے۔ اور جو انہوں نے معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ، ان کی بات تو ہوگی اور ہونی چاہیے، کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بحرانوں کا شکار ہے اور عوام پریشان ہے۔ مہنگائی کا تعلق آپ کی تیل گیس کی قیمتوں سے ہے اور بجلی کی قیمتوں سے ہے، تو یہ دونوں چیزوں نے آپ کی معیشت کو اور عوام کو بدحال کر رکھا ہے۔ اور اس بارے میں جو ہمارے حکومت کے فیصلے ہیں وہ پچھلے 40 سال سے، اور جن میں میاں صاحب کا بھی حصہ ہے، وہ ذمہ دار ہیں، وہ آ کے بتائیں گے تو کہیں گے تو یہی کہ جیسے عمران خان ذمہ دار ہیں، اور ترقی کا سفر جنہوں نے ختم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ہم ترقی کا آغاز دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جس طرح کے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، عوام کو بتایا گیا، تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ امریکہ ان کی حکومت کا دشمن تھا، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ نواز شریف تو میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی بیان دیں گے، نہ کوئی ایسی تقریر کریں گے۔ پھر نواز شریف کا اصل دشمن کون تھا؟ جب بھی اقتدار میں آئے یہی کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آئے، لاڈلے تھے تو آتے تھے بار بار، لیکن پھر نکالے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی گئے۔ دیکھیں، وہ بھی ایک سمجھوتے کے طور پر آئے تھے، ان کا جو سیاسی وجود ہے، حیثیت ہے، تاریخ ہے، ابتدا ہے، آغاز ہے، انجام ہے، اس کا سب کا تعلق جو طاقت کے مراکز ہیں پاکستان میں اس سے ہے۔ انہوں نے ایک علیحدہ ہو کے پاکستان میں سیاست کرنے کی کوشش کی 1997 کے انتخابات کے بعد، جب ان کو 2/3 اکثریت ملی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ذرا بصیرت سے کام لیتے، اور جن لوگوں نے ان کو آگے کیا تھا، کچھ بنایا تھا، ان کے ساتھ مل کے آگے چلتے تو غالباً پاکستان کی قسمت ہی مختلف ہوتی۔ وہ کچھ کر بھی سکتے تھے، کر بھی رہے تھے، کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن جس طرح ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ خود بخود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور باقی جو طاقتوں کے مرکز ہیں ان کو وہ زیر کر سکتے ہیں، اور ایک دو دفعہ ان کو کافی ایک فتح یابی بھی ہوئی، تو جب تیسری مرتبہ وہ کرنے لگے تو اس وقت غالباً وقت کر چکا تھا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نواز شریف آپ یہ سمجھتے ہیں حفاظتی ضمانت لینے کے بعد پھر عدالت میں سرنڈر کریں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واپسی نواز شریف کو پھر جیل ہی جانا پڑے گا، کیونکہ جیل سے ہی لندن گئے تھے؟ ہو سکتا ہے جیل میں جائیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں، قانون کے تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آغاز میں کہا اور بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ یہ بیماری ہے یا حالات سازگار
बने हैं तो वो आ रहे हैं जी। बीमारी के बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं कि ये वाकई हकीकी थी, जाली थी, बनाई गई, जवाज पैदा किया गया कि इमरान खान बिल्कुल घुटने टेक दे और कहे कि भाई ये हम इतना बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया जेल के अंदर, तो उनके बारे में भी बातें हैं। लेकिन ठीक है, अगर उनकी सेहत अच्छी हो गई है तो ये तो मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन क्या वो अपनी अच्छी सेहत की वजह से आ रहे हैं या हालात साजगार हैं? हालात साजगार बनाए गए हैं उनके लिए, तो इसलिए वो आ रहे हैं। अगर हालात साजगार ना होते तो वो कभी ना आते। अगर हालात साजगार हैं तो जाहिर है उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार डॉक्टर रसूल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अर्थक्वेक के हवाले से। जलजला एक खौफनाक कुदरती आफत है और अगर ये खास पैमाने से ज्यादा हो तो फिर बहुत ही हौलनाक तबाही फैलाते हैं। जलजले जमीन के नीचे मौजूद कुदरती प्लेट्स की नकलो हरकत की वजह से आते हैं, जो उसकी बुनियादी रीजन है। 2005 में आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में जलजला आया जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और 90,000 लोग अपनी जान से चले गए थे। माहिरीन हम देख रहे हैं कि इस सिलसिले में लंबे अरसे से कोशिशों में मसरूफ हैं कि किसी तरह से ज़लज़ले का कबल अज़ वक्त पता चलाया जा सके ताकि जो नुकसानात हैं उनको कम किया जा सके, लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। अभी चंद दिन पहले हम देख रहे हैं कि एक डच साइंसदान है फ्रैंक, जिन्होंने ये पेशगोई गोई की कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में निहायत तबाहकुन ज़लज़ला आ सकता है और ये पेशगोई चमन की फॉल्ट लाइन के मुतल्लिक की गई है। महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से कहा था कि ज़लज़ला कब और कहां आएगा ये पेशगोई नहीं की जा सकती। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि अवाम ज़लज़ले से मुतल्लिक सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और किसी मुस्तनद बैनुल अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान के लिए कोई भी वार्निंग नहीं भेजी है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ज़लज़ले की पेशगोई करना अभी तक मुमकिन क्यों नहीं हो सका? दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, हम बार बार इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी तमाम मुल्कों के पास मौजूद है, कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी तक क्यों नहीं बना सके? देखिए, इसमें जो प्रेडिक्शन तो इसकी अभी तक पॉसिबल नहीं हुई, लेकिन रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है कि हम इसके करीब पहुंच जाए। लेकिन जो फॉल्ट लाइन जो आप कह रहे हैं, जो डेंजर जोन है वो बनाए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है, जैसे चमन की फॉल्ट लाइन जो कह रहे हैं, तो और जो 2005 का ज़लज़ला कश्मीर वगैरह में, इनमें जो है फॉल्ट लाइन जो है वो बनाई हुई है कि यहाँ पे किसी वक्त भी ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन अभी तक प्रेडिक्शन का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पहले बताया जा सके कि कोई ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है। अभी इस लेवल पे हम नहीं पहुंचे कि पूरी दुनिया में कोई भी महकमा या कोई मुल्क कोई पहले जो है इसको प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से ये जो डच साइंसदान है उन्होंने पेशगोई की, इससे पहले तुर्की के ज़लज़ले से 3 दिन पहले भी उन्होंने ऐसी पेशगोई की थी, वो उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो सच साबित हुई थी। उनकी इस प्रेडिक्शन को आप समझते हैं कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? देखिए, वो तो प्रेडिक्शन, मेरे ख्याल में प्रेडिक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करना के लिए ही उसको अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो वो होती है जैसे हम जो वेदर वगैरह करते हैं कुछ दिन पहले देते हैं, तो प्रेडिक्शन इसकी नहीं होती, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। तो डच साइंसदान जिसने प्रेडिक्शन की थी तुर्की में कि ज़लज़ला आने वाला है, तो वो तो बल्कि मैं तो जो मेरे नॉलेज में ट्वीट आया था कोई 2 दिन बाद कि हमने इसकी प्रेडिक्शन की थी, तो इसी तरह इन्होंने जो चमन फॉल्ट की है, लेकिन वो 48 आवर्स तो गुजर चुके हैं जिसमें इनका था कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि किसी वक्त भी ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन इसकी अभी तक नामुमकिन है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं किस बुनियाद पर वो इस तरह की बात करते हैं, पेशगोइयां करते हैं? इसके पीछे कोई साइंसी तहकीक है? जो नेचुरल प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट को नोटिस किसी तरह से किया जा सकता है या फिर कुछ सितारों का इल्म है?
देखिए वो जो है जो एयर में होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी मूवमेंट उसकी बेस पे उन्होंने की है इसकी, और इसका बहुत कम असर होता है जो एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि ये प्योरली जमीन के नीचे ज़लज़ले बनते हैं। तो SGS वो अदारा है, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि चमन फॉल्ट लाइन, देखिए मैं चमन फॉल्ट लाइन आपको बताता हूँ, ये तो बहुत लंबी है, 900 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान में जैसे कल्लाज जोग और मकरान साल तक जाती है, और कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान में भी है। तो ये मूवमेंट जो है उन्होंने कोई अपर एयर में कोई देखा है तो उसकी बिना पे वो कर रहे थे, लेकिन अभी तक तो वो कोई सच साबित नहीं हुई और टाइम भी गुजर चुका है उसका। ठीक है, तो ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो फॉल्ट लाइन है ये किन्हें कहा जाता है, और क्या जो जलजले हैं सिर्फ फॉल्ट लाइंस में ही आते हैं, और पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे शहर हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि फॉल्ट लाइन पर हैं? देखिए फॉल्ट लाइन वो होती है जहाँ पे दो प्लेट्स ज्यादा वो उनका टकराने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो प्लेट्स जो नीचे हमारे जा रही हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जा रहा है, तो वो ऐसा होता है कि उनके एजेस जो है वो फ्रिक्शन की वजह से वो अलहदा नहीं हो रहे होते। जब फ्रिक्शन खत्म होती है तो जैसे ही वो अलहदा होते हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी वजह से फिर वो जो एनर्जी है उसकी वजह से जो पूरी शेक होती है पूरी अर्थ जो है, तो ये मैकेनिज्म है। हमारे जो प्राउन एरिया जैसे जो हमारे आजाद कश्मीर है, इस्लामाबाद जैसे ये कोयटा वगैरह, ये सारे प्राउन एरियाज है। फॉल्ट लाइन वो होती है जहाँ पे जल्जले आ सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में जल्जलों के मुतालिक कोई मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए गए हैं? देखिए ये हमारा जो महकमा मौसमियात का एक यूनिट है इस्लामाबाद में हमारे, वो पूरा मॉनिटर कर रहा है, और बड़ी जगह पे इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगाए होते हैं जैसे लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद वगैरह और कराची, यहाँ पे बल्कि एक सुनामी सेंटर है हमारा जो महकमा मौसमियात का कराची में है, तो ये पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं अर्थक्वेक और इस तरह की दूसरी चीजों को। ठीक है चौधरी साहब, तो तैयारी क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के इस हवाले से, क्या तैयारी रहती है? जिस तरह से 2005 में हमने देखा पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा वो जल्जला था, 90,000 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए थे। इन जल्जलों से मुताल्लिक क्या तैयारी होती है अगर हम NDMA के हवाले से बात करें? देखिए इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जल्जले जैसे जापान में आते हैं, उन्होंने बिल्डिंग कोड्स बनाए हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की बनाते हैं कि वहां पे वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो बड़े बड़े जल्जले भी उनसे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले तो ये जो बिल्डिंग कोड्स होना चाहिए कोई कि जल्जले आ जाए तो हमारी स्ट्रक्चर जो है वो महफूज रहे, और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी, तो यही इसकी प्रिकॉशन हो सकती है। और अदरवाइज इसकी जो प्रेडिक्शन तो आज तक हम नहीं कर सके कोई भी दुनिया का अच्छा, कोई ऐसा सोशल मीडिया पर हम बहुत ज्यादा मिथ्स देखते हैं इस हवाले से कि जो आजकल जल्जले आ रहे हैं ये मैन मेड हैं। इस पर मैं चाहूंगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जब इस तरह की खबरें मिलती हैं तो एक परेशानी सी फैल जाती है। देखिए ये जो वो एक टेक्नोलॉजी लेकिन वो नहीं काम कर रही। पिछला जल्जला जो टर्की में आया था उस पर भी लोगों की ये अफवाहें थी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था। ये नेचुरल डिजास्टर है जो आ रहा है, तो इस पे मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज भी होती हैं, ये कोई मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल अर्थक्वेक से। ठीक है, और जब भी जल्जले आते हैं तो क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? क्योंकि लोग ऑब्वियसली एक पैनिक हम देखते हैं कि पैनिक का शिकार हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, और जब जल्जला आए उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल पहले तो ये जैसे पैनिक होता है वो ध्यान नहीं रखना चाहिए मुख्तलिफ जो न्यूज होती हैं, लेकिन जब जल्जला वगैरह आ जाए तो इसकी यही है कि जहाँ पे बंदा है कि वो बैठ जाए, और अगर किसी बिल्डिंग में आए तो वो लिफ्ट वगैरह इस्तेमाल ना करे। अगर किसी कमरे में आए तो कोई ऐसी हार्ड जगह जैसे कोई टेबल वगैरह के उसके नीचे बैठ जाए। तो इस तरह की जो है मेजर्स लेनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम हमारे कन्वर्सेशन थे। वो यही कह रहे थे कि कोई भी पेशन गोई करने का मैकेनिज्म अभी मौजूद नहीं है, काम तो इस पर किया जा रहा है। जिस तरह से दुनिया भर में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि जल्जले कब आएंगे, किस जगह आएंगे। जो डच साइंसदान की जानिब से तहकीक की जा रही है उनका इस हवाले से कहना था कि उस तहकीक के हवाले से भी उन्हें कंफर्म नहीं है कि वो किन बेसिस पर की जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। शौक का कोई मोल नहीं है और जब शौक हो और हालात भी मुयस्सर हों तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। पाकिस्तानी को पैमा मियां बीवी अहमद उजैर और अनम उजैर जो कि आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि नेपाल में वाक़े माउंट मनोसलो को भी सर कर चुके हैं और यूं वो दुनिया की इस 8वीं बुलंद तरीन चोटी को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मियां बीवी बन गए हैं। अहमद उजैर और अनम अहमद मंगलाक्सर और हिस्पर लॉक को भी सर कर चुके हैं और साथ ही साथ दोनों मियां बीवी मजीद एडवेंचर भरी जो मुहिम है उस पर जाने का इरादा भी रख सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शो मैं जब इंट्रो आपका दे रहा था और साथ साथ मैं सारी डिटेल्स देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि हनीमून को भी आप अपने बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ों का आपने रुख किया, ये ख्याल कैसे आया? बैठे बैठे और ये अपनी जॉब कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था, हमने आपस में ऐसे ही डिस्कस किया और हमने अपना ये पैशन भी इसी तरह ही डिस्कवर किया कि देखते हैं कहीं जाते हैं। तो पहली जो प्रेफरेंस थी वो हमारी केटू की थी। तो किसी किसी एक समझदार ने कहा कि नहीं आपकी अभी बस की बात नहीं है, आप पहले अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। ठीक है। तो वो फिर नागा पर्वत बेस कैंप हम फिर गए अपने हनीमून पे। ठीक है। तो उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमने कहा हो कि हम रुक जाते हैं, हम थक गए हैं, नहीं हो रहा। हमने कहा नहीं, जाते हैं, करते हैं। तब मुश्किल था, पहला ट्रैक था और बहुत मुश्किल था। तो कब से कर रहे हैं आप लोग ये हाइकिंग या पहाड़ों का ये जो शौक आप लोगों को है? यही तब से ही हुआ। तब से हुआ। It's been 10 years। और तब से कंटिन्यू किया है आपने इसको? ऑन एंड ऑफ, राइट। सो बीच में ऑब्वियसली कोविड ने काफी मुश्किलात पैदा की। फिर हमारे 2 बच्चे भी हैं तो वो भी बीच में बच्चों मैनेज करना, गैप्स भी थे। ठीक है। और साथ ही साथ जो हॉबी तो आप इसको कह रहे हैं लेकिन ये बड़ी महंगी हॉबी है, ये कुछ सस्ती हॉबी नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज में जाना है, परमिशन के इश्यूज हैं वहां पर, फिर उसका जो इक्विपमेंट है सारा वो हम अभी पहली मर्तबा ये गए नेपाल। इससे पहले तो सिर्फ हम पाकिस्तान में ही कर रहे थे। अच्छा। तो अभी हमने फिर जरा मेरा ख्याल है पैसे जमा किए, पूरे पैसे जमा किए, पैसे जमा करके फिर गए। और अब तो कैसा ये एक्सपीरियंस जा रहा है कि दोनों मियां बीवी हैं, कोपैमा हैं, दोनों की एक जैसी हॉबीज हैं, तो अगर कभी पहाड़ चढ़ते चढ़ते लड़ाई होगी आपस में तो फिर क्या करते हैं? दिल करता है धक्का देने का। करते हैं। अच्छा। और कभी कभी लड़ाई हुई हो तो फिर मैं कहती हूँ जाएं, अब ये आगे जा रहे हैं, जाते रहे, अब कोई मुश्किल हो ये मैंने नहीं देखना। तो बड़ा बच्चा वैसे बड़ा मुश्किल काम है, एडवेंचर तो है साथ साथ लेकिन डेंजरस भी है। बहुत से हमने देखा वाकयात, बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए। तो कोई ऐसा मोमेंट आप लोगों के साथ कहीं कोई फील हुआ हो कि यार ये आज कुछ मुश्किल बन गई है? हाँ, मेरे साथ हुई थी एक समिट के ऊपर। बेसिकली समिट से तकरीबन 10 मीटर पहले एक थोड़ा सा, जिस तरह ये हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं इसी तरह का एरिया था, ये थोड़ा सा आगे थी, मैं बैठा हुआ था। तो मेरी ऑक्सीजन की जो वो थी वो खत्म हुई, तो उसने शर्पा ने रिप्लेस करनी थी और दूसरी ऑक्सीजन बॉटल लगानी थी। तो उसने जो अपने पास मेरी स्पेयर बॉटल रखी हुई थी वो स्पेयर बॉटल डिफेक्टिव थी। अच्छा। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। और फॉर अ मोमेंट इट वाज, क्योंकि मेरे पास जो अपनी थी वो भी खत्म हो चुकी थी, शर्पा वाली जो थी वो भी ऑलमोस्ट खत्म थी, उसके जो मेरी स्पेयर थी वो डिफेक्टिव थी। सो अगर ये ना होती साथ तो इनकी फिर मैं स्पेयर बॉटल ना यूज कर सकता होता। अच्छा। तो आई वुड नॉट हैव बीन। तो लाइफ सेवर के तौर पे ये आपके काम आई है। फिर वहां पर फिर आपको एहसास हुआ होगा कि नहीं लड़ना चाहिए था मुझे। ठीक है। अच्छा, पहली मर्तबा नहीं आई, पहले भी आई, काफी बार आई। ठीक है। अच्छा, नाइला कियानी भी हमारे शो पर आई थी, शहरोज भी हमारे शो पर आए थे। एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, एक पूरा ये प्रोसेस है, तो वो किस तरह से होता है? अच्छा, पहले तो ये कि नाइला भी और शहरोज भी हम सब इकट्ठे ही थे। अच्छा। तो नाइला ने भी अभी फर्स्ट टाइम ये समिट किया मनासलू का, और हमने भी नेक्स्ट विंडो में किया। तो हम सब साथ थे, हम 5 पाकिस्तानी थे, सिरबाज, शहरोज, मैं, उजैर, नाइला, हम सब साथ थे वापसी पे। बल्कि मैं बहुत खुश था, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो हम पांचों जो पाकिस्तानी हैं, हमारी एक पिक्चर है जिसमें बेसिकली वापस आके हम सब इकट्ठे एक खाने पे बैठे हुए थे। तो वो एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि हम पांचों के पांचों ने समिट किया, हम पांचों के पांचों ने पाकिस्तान का फ्लैग समिट किया, और फिर हम पांचों इकट्ठे थे, हमने आपस में बहुत सारी गपशप लगाई। कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ये पहाड़ों की लाइफ है कैसी? क्योंकि बहुत डिफरेंट लोग कहते हैं कि वहां पे जो मनाजिर हैं, ऑब्वियसली जो एक अट्रैक्शन है वो किस तरह की है आपकी? फिर
بالکل ڈفرینٹ ہے obviously, اور ہم وہ جو ویڈیوز پہ دیکھتے ہیں اور موویز پہ دیکھتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ لائف ہے. آئی گیس اس کی ایک جو ریپرزنٹیشن ہے وہ یہ کہ اس الٹیٹیوڈ پہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. تو دا فیکٹ کہ کچھ لوگ انسان وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی پکچر کھینچی ہے یا ویڈیو بنائی ہے, وہ جو امیج ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا ہے اور چیز کو نہیں دکھا سکتا. وہ جو فیلنگ ہے کہ جو مومنٹ ہے دیٹ آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر ایز اے ہیومن بینگ, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر. ہماری باڈی نہیں ڈیزائن اس الٹیٹیوڈ پہ رہنے کے لیے. تو وہ جو مومنٹ ہے وہ مومنٹ ٹھیک ہے. اچھا انب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں وہ جب بھی کسی ویکیشن پہ جاتے ہیں تو کچھ ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر لگژری ہو, جہاں پر آپ کو فیسلٹیز ساری ہوں, آپ ریسٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ دونوں کا کچھ الٹا حساب ہے. آپ لوگ ہائکنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, ایڈونچر کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں کیونکہ لوگ زیادہ لگژری لائف سٹائل جینا چاہتے ہیں جب بھی وہ ویکیشنز کا سوچتے ہیں. خاص طور پر بیویوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جایا جائے جہاں پر بس مناظر بہت اچھے ہیں, ان کے ہوٹل روم سے جو ویو ہے وہ بڑا اچھا ہے. نہیں, میں بالکل اپوزٹ ہوں, کیونکہ ایک مرتبہ عزیر نے جانا تھا, اپنے کوئی کانفرنس تھی اور کچھ ایسا کچھ بزنس سے ریلیٹڈ کچھ تھا, اور یہ ٹرکی جا رہے تھے اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں. میں نے انہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ایسا نہیں کر لیں کہ آپ ٹرکی چلے جائیں, میں اپنا سولو ٹرپ کر کے آ جاؤں ہنزا کا. تو میں ہنزا نہیں گئی ہوئی تھی, تو زہر نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ہماری ٹکٹس ایسے بک ہوئی کہ ان کی ٹرکی کی اور میری گلگت کی. اچھا, اور میں وہ سولو ٹرپ کر کر آئی تھی ہنزا میں. تو الگ الگ بھی کبھی کوئی پلان بنا ہے کہ الگ جائیں, پہاڑ سر کریں, کوئی کسی جگہ کو دیکیں, یا ابھی تک یہی پلان ہے کہ جہاں بھی جائیں ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا عزیر جا سکتے ہیں الگ, مطلب کہ ایک دفعہ آپ جا سکتی ہیں, لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے آپ جا سکتی ہیں. ہاں فور شور. نہیں, یہ ایک مرتبہ گئے تھے, مطلب یہ جائیں گے تو اپنی چیزیں گھمائیں گے نا. کیمپ 1 پہ آدھی چیزیں گم جائیں گی, کیمپ 2 پہ گم ہو جائے گی. ہاں, تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس لیے بہتر میں ساتھ ہی چلی جاؤں. مئی میں گیا تھا اکیلا. بیسکلی ان کا تھا کہ میں نے کرنی ہے. اس ٹائم ہمارا 7000 میٹر کا پلان تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ کا مجھے پتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے کانفیڈنس تبھی ملے گا جب میں ایک 6000 میٹر کی پیک کروں گا. تو میں مئی میں ایک منگلیک سر کے لیے گیا. آئی کڈنٹ ڈو اٹ بیکاز ایک تو ویدر خراب تھا, دوسرا وہ بہت ہی بوریت تھی. میں خیر اکیلا تھا, واپس آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ گئی اور منگلیک سر کا سمٹ ہوا. ہاں, تو اگست میں پھر ہم اکٹھے گئے. لکی چامپ پھر ہوئی نا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹارگیٹس پھر ابھی کیا ہیں؟ کون سی ایسی چوٹی ہے جس کو سر کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے؟ میں نے ایوریسٹ انشاءاللہ. اب یہ بیچ کی بات کریں گے کہ میں بیچ جاؤں. میں نے بالکل پلان بنایا ہوا ہے, میں بیچ ڈھونڈ رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ بالکل ریلیکس کرنا ہے جا کے, کسی قسم کی کوئی پہاڑی کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ماؤنٹ ایوریسٹ انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ابھی ہمیں اس کے لیے کافی سیو کرنا پڑے گا, تو دیکھتے ہیں اگر نیکسٹ ایئر کر سکے تو. ٹھیک ہے. تو احمد, ایسا کبھی نہیں ہوا پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور کوئی فرمائش بیگم صاحبہ نے کر دی ہو کہ مجھے تو یہ کریونگ ہو رہی ہے یا کوئی چیز اس وقت چاہیے, کچھ کافی چاہیے, کچھ چائے چاہیے؟ نہیں, میں تو مطلب ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آگے جا رہے, میں پیچھے سے ہی بول دوں گی. اپنے شرپا کو میں کہہ رہی تھی کہ ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہوں, میں ان کو آواز نہیں ہوتا, ہاں دو, یہ ڈینجرس ایریا نہیں ہے, مطلب دو. اچھا, میں نے کہا عزیر آئی لو یو, کہتے ہیں اچھا بس. ٹھیک ہے, بڑا ٹھنڈا رسپانس. بہت برا حال تھا. اتنا برا حال ہوتا ہے تو کیا فرمائش کریں. ایز اے پروفیشنلی کنٹینیو کر رہے ہیں, اور صحیح میں ویسے پروفیشن کیا آپ دونوں کا؟ نہیں, پروفیشنلی بالکل بھی نہیں. میں بیرسٹر ہوں, ایک لا فرم کا پارٹنر ہوں, اور میں بس ٹیکنالوجی کا کام کرتا ہوں. تو ٹیکنالوجی کے جو لیگل میٹرز ہیں وہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اور میں بھی پروفیشنلی تو بالکل بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, میرے بچے ہیں اور ان کو دیکھنا ہے, اور باقی کہ میرا یہ پروفیشن نہیں ہے. پروفیشن نہیں, اور کوئی ابھی پلان بھی ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نائلہ بھی ساتھ تھیں, شہروز بھی ساتھ تھی, وہ اس کو پروفیشنلی کر رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں کہا نہیں ہے, فورس نہیں کیا کہ آپ کو پروفیشنلی اس کو شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ان کا بھی پروجیکٹ ہے, وہ بھی 14 پیکس ہیں, مطلب ہم نے ابھی پہلی کی ہے, وہ لوگ 10 کر چکے ہیں, 12 کر چکے ہیں, تو 14 وہ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے اپنا. ان کا ایک ٹارگیٹ ہے. سو ہمارا ٹارگیٹ مطلب ہمارا ٹائم کیلکولیٹڈ یا اس طرح سے ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ہیں, تو کوئی ایسا پلان ذہن میں ہو کہ ان فیوچر
पूरी फैमिली जाए और वो भी एक पाकिस्तान के लिए फिर एक नया रिकॉर्ड बनाए, बच्चों को भी इस तरफ लगाया जाए। ये तो आपका बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया, उनका शौक है, देखें ये हमारा शौक है, तो बच्चे वो उनकी अपनी मर्जी है, हम लोगों ने कभी फोर्स नहीं किया, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो करेंगे, उनकी मर्जी है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि एक फैमिली जिसने कोई समिट कर लिया। बिल्कुल, मैं वही उसी तरफ पूछना चाह रहा था बेसिकली। ठीक है, अच्छा जिस तरह से आप कह रहे हैं नायला भी साथ थे, शहरोज भी साथ थे, तो कितने हेल्पफुल रहे? क्योंकि वो तो उसको एक एज अ प्रोजेक्ट या बेहतर तरीके से करते आ रहे हैं, आपका एक शौक है, ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म में और शौक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, लोगों को नो हाउ का डिफरेंस होता है, तो आपको कितना हेल्पफुल रहा शहरोज का और नायला का साथ होना? शहरोज ने हमें काफी गाइड किया और शहरोज वाज बीइंग वेरी हेल्पफुल। शहरोज ने हर तरह से हमें फैसिलिटेट किया, मतलब हम गए भी शहरोज के साथ है, बिकॉज शहरोज तो इसको एज अ प्रोफेशन अब कर रहा है, बिकॉज उसका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में, तो वो फिर लोगों को लेकर जा रहा है, तो ये वो उसका प्रोफेशन होगा। सो हम उसके पहले क्लाइंट्स थे और उसने हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया। प्लस ये कि नायला का अगर आप पूछें तो उज़ैर बीमार हो गए थे वहाँ पे, इनको निमोनिया हो गया था, तो डॉक्टर ने इनको एंटीबायोटिक्स का कहा, वो 3 दिन इन्होंने वो कंप्लीट करना था, मतलब 4 दिन का इनका तो वो जो वो समिट विंडो था जिसमें हम सब इकट्ठे होते, उस समिट विंडो में फिर हम इकट्ठे नहीं थे, बट नायला ने मुझे ऑफर किया था कि आप मेरे साथ आ जाएं, हम दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, उज़ैर अगर अभी बीमार है तो। मैंने नायला को वैसे गिला कर लिया, मैंने कहा कि यार आपने कहा कि गर्ल्स चलती हैं, बंदे को पीछे छोड़ के चले जाएं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं इनका वेट करती हूँ, हम दोनों सेकंड विंडो में आ जाते हैं, तो फर्स्ट विंडो में नायला, शहरोज, सरबाज। ठीक है, तो अभी फिर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप दोनों के? आपको बताया ना एवरेस्ट, अभी बच्चों को अभी डील करना है और अच्छा सा एक वेकेशन ढूंढना है जहाँ पे बीच पे जाके बैठ सके। अच्छा ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनम उज़ैर और अहमद उज़ैर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट के आलमी मुकाबले का आगाज 5 अक्टूबर से भारत से हो चुका है और पाकिस्तान आज अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। आलमी मुकाबले से कबल वार्म अप मैचेस में जहां कौमी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वहीं भारतीय कंडीशंस को जांचने में भी उन्हें मदद मिली है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और इसके अलावा जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है तो हम देखते हैं कि सितारों की बातें भी होने लगती हैं। वैसे भी इन दिनों कहा जा रहा है कि एशिया कप में पाकिस्तान टीम का जो आगाज था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि शिकस्तों ने पाकिस्तानी टीम को घेर लिया। टीम पाकिस्तान इस वक्त भारत में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें हैं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म करेगी और वर्ल्ड कप लेकर ही वापस आएगी। इस हवाले से अब मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ आज मैच होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीम को हमने देखा वार्म अप मैचेस में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैसी देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस? देखिए, आपको अंदाजा होगा कि वार्म अप मैचेस में पहले मैच में तो हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, दूसरे मैच में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम पॉजिटिव इंटेंट से गए। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम का 90 रन पे रिटायर होना, तमाम तरफ की बैटिंग को टेस्ट करना, फिर बॉलिंग को जो उन्होंने टेस्ट किया, बॉलिंग हमारी उस तरह की वर्कआउट नहीं कर रही, स्पेशली हमें नए बॉल के साथ अभी तक बॉलर की तलाश है जो कि नहीं मिल सका नसीम शाह की इंजरी के बाद। लेकिन मैच हल्का है हमारा। आपको पता है कि आज के दिन जो नीदरलैंड और पाकिस्तान का मैच होगा, ये एक हल्का मैच है। पाकिस्तान को पहले 2 मैच हल्के मिले, एक नीदरलैंड का और एक श्रीलंका का। शायद हो सकता है पाकिस्तान जिस टेम्पो की तलाश में है, जो पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाना है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में पाकिस्तान हो सकता है को मिल जाए, क्योंकि अभी तक हमने देखा था हम हीरो बन के गए थे एशिया कप में, लेकिन जब एशिया कप से लौटे तो हम जीरो थे। और हमेशा आपको याद होगा, हमने इससे पहले भी जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं, हम जब भी अपनी टीम के साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, एक्सपेक्टेशंस हमारी लो होती है, तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये एक उम्मीद जरूर है। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, 48 डेज है, 9 मैचेस हर टीम खेलेगी, तो इस वर्ल्ड कप में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली
कौन सी वो टीम है जो अच्छा परफॉर्म करके इस वर्ल्ड कप की चैंपियन बने। अच्छा सैन, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं, बहुत से हमने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको ये कहते सुना है कि पाकिस्तानी टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल अब हो चुकी है कि वो नीदरलैंड से हार भी सकते हैं। जी हाँ, ये भी हो सकता है। जिस तरह की नीदरलैंड के साथ मैच हुआ वार्म अप ऑस्ट्रेलिया का, वो अगर वॉश आउट ना होता तो नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दे सकती थी। और याद होगा एक दफा नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई किया था। लेकिन आई थिंक सो पाकिस्तान को एक एज हासिल है। पाकिस्तान इस वक्त टॉप 5 टीम में शामिल है। उसके साथ साथ आपके जो कप्तान है बाबर आजम, वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है और अब देखते हैं कि वो बदस्तूर इस पोजीशन पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है क्योंकि इस टीम के साथ एक एसोसिएट किया जाता था कि ये कंसिस्टेंट टीम है। 2019 से लेके 2023 तक हमने इस टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट में कुछ डेट इन्वेस्टमेंट भी थी जिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला गया। लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब वापस इस टीम में आ चुकी है, जो कि पिछले 70 साल से खासा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। हालांकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस टीम के साथ एसोसिएट नहीं की जाती थी, इसके साथ कंसिस्टेंसी को एसोसिएट किया जाता था। ठीक है। अच्छा, बॉलर्स का आप क्या समझते हैं? बॉलर्स की परफॉर्मेंस अचानक से कैसे खराब हो गई? यही बॉलर्स थे, विकेट ले रहे थे, पूरी दुनिया इनके हवाले से बात कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम? देखिए, हमने जो विकेटें ली हैं वो शाहीन शाह अफरीदी अपफ्रंट आके विकेट लेते थे 2-3 ओवर्स में, फिर 5-6 ओवर्स वो महंगे साबित हो जाते थे। इस बॉलिंग लाइनअप में मैं अक्सर कहता हूं, पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूं कि नसीम शाह हमारी रीढ़ की हड्डी थे, वो बैकबोन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। उनके इंजरी के बाद फर्क पड़ेगा क्योंकि नसीम शाह जो प्रेशर क्रिएट करते थे, उस प्रेशर के ऊपर आके विकेट लेते थे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। अब वो प्रेशर क्या हसन अली क्रिएट कर सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है। क्या जमान खान को ट्रेवल रिजर्व में से निकाल के हम टीम में ला सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त आपकी पूरी टीम में शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो नई गेंद के साथ बॉल कर सके। आपने पिछले मैचेस में देखा होगा, जो वार्म अप मैचेस थे, हारिस रऊफ को हमने आजमाया, वो 97 रन ये ऑलमोस्ट 100 देने लगे थे। हसन अली थोड़ा सा शुरू में वो इकोनॉमिकल रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी रन लीड किए। सो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी बॉलिंग का। और हमारी बॉलिंग में जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट। लेकिन हसनैन आपने ये समझते, जिस तरह से हम नसीम शाह की इंजरी की बात कर रहे हैं, इंजर्ड कोई प्लेयर कभी भी हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता उनका वर्कलोड जो है उसको मैनेज करना चाहिए था? जब बेतहाशा लीग्स प्लेयर्स खेलेंगे और नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकेंगे तो फिर तो सवाल उठेंगे प्लेयर्स पर भी और मैनेजमेंट पर भी। सर, वेरी एक्सीलेंट पॉइंट। मैं आपको बताऊं, नसीम शाह के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि वो बेसिकली लंका प्रीमियर लीग के बाद ही फिट नहीं थे। उनको उस वक्त एक्सपोज इस वजह से नहीं किया गया कि उस लीग में बाबर आजम भी खेल रहे थे, वहां पर इफ्तिखार भी खेल रहे थे, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी डिफरेंट लीग्स खेल रहे थे। तो जब लीग के दौरान वो इंजर हो जाते तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता। देखें, लीग्स उन्होंने खेली, ठीक है, आप एक लीग खेल लें, शाहीन शाह अफरीदी की आप मिसाल ले लें, वो एक दफा 100 खेल के वापस विटेलिटी ब्लॉस खेलने चले गए। इसी तरह नसीम शाह लंका प्रीमियर लीग के बाद स्ट्रेट अवे वो श्रीलंका के साथ सीरीज खेलते हैं, फिर अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलते हैं, फिर एशिया कप के साथ सीरीज एशिया कप खेलते हैं। और जब हम पीसीबी से बात करते हैं तो वो सारा के सारा कसूर रिसेंट जो मैनेजमेंट गुजरी है नजम सेठी की, उसको कह देते हैं कि सेठी साहब ने इनको एनओसी दी। लेकिन ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो पीसीबी को भी वर्कलोड मैनेज करना चाहिए। ठीक है हसनैन, ओपनिंग पेयर हम देख रहे हैं नहीं चल पा रहा। फखर जमान से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, आज आपको लगता है कि फखर चल पाएंगे, कोई रिदम में वापस आएंगे? हमारा जो बॉलिंग लाइन है आज कोई बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? जिस तरह से आपने कहा कि शुरू के जो मैचेस हैं हमारे लिए आसान है, नीदरलैंड है, श्रीलंका है, लेकिन आसान टीमों को भी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बड़ी मुश्किल बना देती है उन्हें। हाँ, हम तो आसान टीमों से भी आखिरी ओवर में जाके मैच जीत रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी हमने एक मैच आखिरी ओवर में, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, जहाँ पे आपने ओपनिंग की बात की। देखें सर, विकेट्स जो है ना वो आपको क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी बताता चलूं, यहाँ पे खट्टा विकेट आपको मिलेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट विकेट मिलेंगी, फ्लैट विकेट मिलेंगी। और इन विकेट्स पे फखर जमान मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो वो थ्रू ओवर टूर्नामेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि वो उनका जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में अच्छा है, वो तेज विकेटों पे अच्छा खेलते हैं। अब देखना पड़ेगा कि वो इन फ्लैट विकेट्स पे कैसा परफॉर्म करते हैं। जहां तक ओपनिंग की बात, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो क्या हम अब्दुल्ला शफीक को आजमाएंगे या नहीं आजमाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और बॉलिंग लाइनअप की आपने बात की, बॉलिंग में हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत है। हमारे पास हसन अली के अलावा कोई चॉइस मौजूद नहीं है। हसन अली हमारा नया बॉल करेंगे, उनको थोड़ा सा बैकअप करना होगा। शाहीन शाह अफरीदी है, हसन अली है और हारिस रऊफ है। जहां तक मेरा कंसर्न है, हम स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं और शादाब खान
जिस तरह के रन्स लीड कर रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ज्यादा वीक है और 20 से लेकर 35 ओवर्स तक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर 20 से 35 ओवर्स तक बाबर आजम जिस तरह पिछले 4 साल में करते रहे, अगर हम गेम लूज करेंगे तो वर्ल्ड कप में सब नो की नो टीमें बड़ी होती हैं, आपको कम बैक कोई भी नहीं करने देगा। तो ये जो मिडिल ओवर्स हैं इनकी गेम को उठाना पड़ेगा। अगर शादाब खान परफॉर्म नहीं करते तो उसामा मीर को हमें बर वक्त चांस देना चाहिए ताकि 3-4 मैचेस जो है वो उसामा मीर खेल के रिदम में आ जाए, हम बिगर स्टेज में जाए तो हमारे पास एक सेट फिर 11 हो हमारे पास। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि रिजवान के बैकअप के हवाले से भी काफी बात हो रही थी कि विकेट कीपिंग में बैकअप पाकिस्तानी टीम के पास मौजूद नहीं है। दूसरी टीमों को जब हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वापस बुलाया। पाकिस्तान को भी कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए थी, सरफराज को ले जाया जा सकता था साथ, ऐसा क्यों नहीं किया गया? सर जिद है ना, दोस्ती यारी का कल्चर है, जिद है सरफराज के साथ। सरफराज 2019 में इस टीम के कप्तान थे, फिर उनको फायर किया गया, 2 साल तक उनको 12th मैन रखा गया। उसके बाद वो टीम से व्हाइट बॉल से बाहर हो गए और टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी हुई तब जब रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मेरा तो पहले दिन से ये मौका पर पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि सरफराज की जो यूटिलिटी है ना, नॉट इन प्लेइंग 11, आप उनको स्क्वाड के साथ भी रखेंगे ना तो वो एक एज ए मेंटोर भी टीम के बच्चों को बहुत ज्यादा बैकअप करते हैं। जहां तक हारिस का ताल्लुक है, हारिस हमारा फ्यूचर जरूर है, लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत ही वैलिड है कि उनकी 20-21 साल उम्र है, वो T20 के तो अच्छे प्लेयर हैं, क्या वो 5वें नंबर पे आते हैं और ऊपर से 50 रन पे पाकिस्तान के 5 विकेट गिर जाते हैं, क्या वो स्पिन को खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं खेल सकते। क्या उनका टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल नहीं स्ट्रॉन्ग। क्या वो टेक्निकली साउंड है? बिल्कुल नहीं साउंड। सो मसला ये है कि दोस्ती यारी को सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो पेशावर जर्नी में बाबर आजम के साथ होते हैं तो उनको वहां से लाया गया, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। क्योंकि आपको पता है कि रिजवान का बैकअप के तौर पे किसी जमाने में हम रोहिल नजीर को देख लेते, ठीक है, सरफराज थोड़ा सा ओल्ड हो गए, लेकिन इस वक्त सरफराज की टीम को जरूरत थी। अगर हम थोड़ा सा बड़े दिल करके और दोस्ती यारी के कल्चर से बाहर होकर देखते तो सरफराज अहमद को इस वक्त ठीक है। हसनैन, आज प्लेइंग 11 के कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे? बाबर से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं हर मैच में, अब जो शायकीन है और हम आपके समेत हमारे समेत सब यही चाहते हैं कि बाबर तो हर मैच में 100 बनाए। जी हाँ, बाबर आजम से तो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान वो अच्छा नहीं कर रहे। जहां तक आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की तो मैं समझता हूँ कि फखर जमान के ऊपर तो पूरी कौम एक्सपेक्ट करती है कि वो रन बनाएंगे। इमामुल हक इनफॉर्म बैटर है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वो भी रन बना सकते हैं। टॉप 4 हमारे बड़े क्रूशियल है। अगर फखर जमान आउट भी हो जाते हैं तो इमाम, बाबर और रिजवान के ऊपर आप तकिया कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑन जो है वो हम इतना तकिया नहीं कर सकते, वो आपको 50-60 रन तो दे सकते हैं लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं दे सकते। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, बॉलिंग में मुझे परफॉर्मेंस तो शाहीन शाह अफरीदी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को भी एक एंड से प्रेशर चाहिए होगा। अब वो प्रेशर हसन अली क्रिएट करके देंगे उनको या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन ओवरऑल कल का मैच जो आज का मैच है नीदरलैंड का और उसके बाद अगला मैच है श्रीलंका का, ये आसान मैच है। ठीक है हसनैन, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा और वो यही है कि पाकिस्तान आज फेवरेट है आपकी नजर में या नीदरलैंड फेवरेट है? सर डेफिनेटली पाकिस्तान फेवरेट है, तमाम रिजर्वेशन के बावजूद पाकिस्तान फेवरेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट के आलमी मुकाबले का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में इस वक्त हो चुका है, जो कि हम देख भी रहे हैं। पाकिस्तान आज अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम जीत के लिए हमें काफी पुरअज़्म दिखाई दे रही है, लेकिन वार्म अप मैचेस में हमने देखा कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। पाकिस्तानी टीम के सितारे क्यों गर्दिश में आए? अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम मुश्किलात के भंवर में क्यों फंस गई? हमारे साथ स्टूडियोज में एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद होंगे, उसामा अली और दाऊद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। उसामा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तानी टीम अचानक क्या हुआ कि शिकस्त के हम भंवर में फंसते चले जा रहे हैं? बड़ा अच्छा टीम परफॉर्म करता आ रही थी और पूरी दुनिया की नजरें थी। बार बार कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हैं वो तो वर्ल्ड कप में पूरी टीमों को हिला के रख देंगे। बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वार्म अप मैचेस में हमने देखा बाबर दोबारा से में फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन एकदम से पूरी पाकिस्तानी टीम को हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से मैं तो बात करूंगा जी। मार्स जो है वो जो उसकी डिग्री है वो इस तरह की है क्योंकि ये प्लेयर्स का, आर्मी का, इन सब का जो प्लैनेट होता है
और वो इस टाइम समझ लें कि गरूब है। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि मेरा ज़ाती गट फीलिंग है कि इंडिया बड़ी जैसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे ही चलता है पूरा कंट्री उनका, और बड़ी कैलकुलेशंस के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप के मैच रखे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आपको बाकी टीम्स में भी डिस्टर्बेंस नजर आएगी, अपसेट नजर आएंगे। ठीक है। और प्लेयर्स उनके और सारे ओवरऑल जो है वो आपको नजर आएगा कि इस तरह के अपसेट में होंगे। जैसे कोई फील्डिंग अच्छी टीम थी, फील्डिंग बहुत अच्छी करती थी, हो सकता है कि वो फील्डिंग अच्छी ना करे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई आपके जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, हाँ, इनमें सिर्फ एज उनको मिलेगा जिनके अपने बर्थ चार्ट में मार्स उनका रूलिंग प्लैनेट था और इस टाइम उसकी जो पोजीशन है वो उन्हीं के हाउस में उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो इसलिए आपको जो ओवरऑल टीम्स के अंदर कुछ लोग नजर आएंगे परफॉर्म करते हुए। ठीक है। तो ये बेसिक रीजन है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो ओवरऑल प्लेयर्स के लिए फेवरेबल टाइम नहीं है। फेवरेबल टाइम नहीं है, मतलब कोई अच्छी खबर अभी हम शायद फिर एक्सपेक्ट ना करें जो हमारे शायकीन हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा दाऊद, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़ी दुआएं मांगी जा रही हैं, बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह से उसामा हमें बता रहे हैं जो सितारों की चाल है वो इस वक्त हमारी फेवर में नहीं है, लेकिन जो दुआएं हैं वो तो फिर किस्मत बदल देती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और पाकिस्तान की टीम जो है हमेशा से ही ऐसे ही मामला रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत आप देखते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की टीम का भी कुछ इसी तरह का हाल होता है। मगर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम के कुछ खिलाड़ी बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस भी देंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देंगे। मगर यह है कि पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा क्राइसिस का सामना भी करना पड़ सकता है और कुछ खिलाड़ियों को एडजस्ट होने के लिए भी एक वक्त चाहिए था जो नहीं मिल सका। और खासकर जो है इसमें हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है कि इन्होंने एक टीम की एक एनर्जी होती है, जो एक कंबाइन एनर्जी खिलाड़ियों के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसको लेके चला जाता है। तो इन्होंने एक एनर्जी को भी तोड़ा है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या टैरो कार्ड की एनर्जी से, क्योंकि मैं तो कार्ड से भी इनकी जो है वो एनर्जी देखूंगा, तो ये जो एक जो एंड के खिलाड़ियों का और मिडल ऑर्डर जो है वो उसको खराब किया गया है, जिसका असर पड़ेगा। और खासकर मैं और बात भी कहूंगा कि पहले 3 मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होंगे और पहले 3 मैचेस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ये आने वाले जो बाकी मैचेस हैं उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस बन जाएगा। तो आज के मैच को, क्योंकि आज अब मैच होने जा रहा है, सब उसका इंतजार भी कर रहे हैं, आज के मैच को आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म? आज के मैच की हम एनर्जी चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड से कि पाकिस्तान टीम की एनर्जी क्या रहेगी। फिर हम जो है 1 बाय 1 हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी देख लेंगे कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। तो देखते हैं कि जी आज के मैच में जो कि पाकिस्तान का नीदरलैंड की टीम के साथ मैच है, तो आज के मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। एक ही कार्ड से हम देख लेते हैं कि आज के मैच में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी नजर आती है। तो ये जो परफॉर्मेंस मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये पाकिस्तान की टीम को जितनी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वैसी नहीं दे पाएगी। ठीक है। यानी कि अगर पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि 300 से अगर पहले बैटिंग करता है 300 से ऊपर रन बनाने या उसका टारगेट जो है जिस तरह की विकेट्स हैं, तो अगर वो वहां तक अगर नहीं रन बना पाता, अगर जीतना ही मकसद नहीं होता, मैं देखें अगर आपका एक आप वर्ल्ड लेवल की टीम हो और आपका नीदरलैंड की टीम के साथ मैच पड़ा है और आप वहां पे सिर्फ ये दिखाएं कि आप जीत गए हैं, क्योंकि आपका आगे जो मुकाबला है इंडिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और भी सख्त किस्म की टीमों के साथ है, और आप अपनी सिर्फ जीत को ही सामने रखें, तो मैं नहीं समझता कि ये आपकी जीत है। आपकी जीत ये है कि आपकी जबरदस्त किस्म की जीत होनी चाहिए, आपकी तैयारी, आपका होमवर्क बड़ा अच्छे मार्जिन से हराएं और अच्छा मार्जिन लेके जाएं, क्योंकि आगे जाके रेटिंग के ऊपर भी बात होगी, रन रेट के हवाले से भी, क्योंकि कुछ टीम्स जो है वो रन रेट की बुनियाद पे आगे आने की उसामा से भी पूछ रहे थे। उसामा, आज के मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप एग्री करेंगे दाऊद से जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम आज जीत भी जाती है लेकिन शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जितना उन्हें करना चाहिए वर्ल्ड के रैंकिंग के दूसरे नंबर पे हम? हाँ जी बिल्कुल, इनकी बात ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में भी यही चीजें हैं जो मैंने पहले भी बताया, जैसे कि ये सिर्फ वैसे तो ये सिर्फ पाकिस्तान से हम क्योंकि उसी पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपसेट्स तो आपको सारी टीमों में मिलेंगे। अच्छा। और कोई भी टीम उस तरीके से जिस तरीके से उसको करना चाहिए या जैसे उसके बारे में इमेज होगा, ठीक है, तो वो सारी आपको डिस्टर्ब करते नजर आएंगे। तो अगर आज के मैच की भी बात करें तो इसी तरीके का ही मैच आपको देखने को ठीक है। अच्छा, हमारे स्पिनिंग डिपार्टमेंट को अचानक से क्या होगा?
ہو گیا, اچھا پرفارم کرتے آ رہے تھے پلیئرز. شاداب خان کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو کس کی نظر لگی اور شاداب خان کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ ریگین ہوتے دیکھ رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں؟ ہاں شاداب اچھا پرفارم کرے گا. اچھا ہاں جی, لیکن شاہین کے چانسز ہیں کہ وہ انفٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے داؤد, آپ کیا کہیں گے شاداب کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا میں آپ کے آج کے میچ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اوور آل پورے ورلڈ کپ کے حوالے سے؟ آج کے میچ کا تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں تو آج میچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن اوور آل ون بائی ون آپ مجھے ہر کھلاڑی کا نام بتا دیں. میں آپ کو آج کے شاداب سے شروع کر لیتے ہیں. شاداب کافی مشکلات میں پھنسے. جی ضرور, اور ان کی پرفارمنس ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بعد میں ٹیلی بھی کر لیں گے کیسی پرفارمنس رہی. تو آج کے میچ میں شاداب کی پرفارمنس کیسی رہے گی ٹیرو کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں شاداب کیسی پرفارمنس دیں گے. آج کے میچ میں شاداب نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی ڈراپ نہ ہو, ایک کیچ ایسا فوکس ہونا چاہیے شاداب کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جس طرح سے اسامہ اوپنر جو ہمارے ہیں فخر زمان, ان کی فارم آپ کو لگ رہا ہے کہ واپس آ جائے گی اور آج کے میچ سے وہ سلسلہ کچھ شروع ہو پائے گا؟ کیونکہ ایک بڑے لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں انکنسسٹنسی ہے ان کی پرفارمنس میں, سب ان کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں فخر بیک اپ کریں گے. ٹھیک ہے. اور فخر کا یہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ سب پہ افیکٹ آ رہا ہے اس کا, کیونکہ یہ جو مارز ہے یہی لڑاتا ہے, یہی فائٹ کراتا ہے, یہی اسپرٹ ہے, وننگ اسپرٹ بھی اسی میں ہے, تو وہ سب کا ڈسٹرب ہوا ہے. تو مینٹلی وہ جو طاقت چاہیے نا, جو فوکس ایک پلیئر کو کک چاہیے ہوتی ہے, سب کو اصل میں سب کے ساتھ اب یہ مسئلہ آ رہا ہے. لیکے دن میں جیسے بابر ہے وہ ٹھیک رہے گا, اور اسی طرح شاداب کی بات ہے تو وہ بھی اچھا, مطلب لیکن بابر اور شاداب کے ساتھ فخر بیک اپ واپس کریں گے. لیکن باقی آپ کی ٹیم جو ہے اس میں مشکلات نظر آ رہی بالرز میں, ہاں جی اس میں نہیں اتنی اچھی نظر آ رہی. ٹھیک ہے داؤد, فخر کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ پھر آپ ہمیں اسپیسیفکلی بتائیں کیونکہ بڑی دیر سے آؤٹ آف فارم ہے وہ, اور بڑا انتظار کیا جا رہا ہے. جس طرح کی بڑی شاٹس وہ کھیلتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں, جتنی فلیٹ وکٹس ہیں, تو فخر کے بارے میں فخر کی آج کی میچ کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں ہم. لیکن جو ٹیم ایک وننگ اسپرٹ ہوتا ہے جو چاہیے ہوتا ہے کیپٹن کو, وہ آپ کو لیک کرتا نظر آ. ٹھیک ہے داؤد, بابر کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سب ان سے, جس طرح کا وہ پرفارم کرتے ہیں کیپٹنسی کے حوالے سے بھی, اور آج کے میچ کو پرفارمنس کو لے کر اور آل اوور دا ورلڈ کپ آپ ان کو پرفارم کیسا کرتا ہے؟ دیکھیں بابر اعظم کو میں نیمرولوجی سے جب میں اس کا عدد دیکھتا ہوں تو ایک کا عدد بنتا ہے, جو کہ سیارہ شمس سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اور یہاں پہ اکتوبر کا مہینہ 10واں مہینہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے بابر اعظم کے لیے تو بہت کامیابیاں لے کے آ رہا ہے. اگر میں پرسنلی بات کروں, پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس تو چلیں ایک مجموعی ہوتی ہے, اگر میں ان کی ذاتی پرفارمنس کی بات کروں تو بابر اعظم کے لیے یہ ایک تاریخی ورلڈ کپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ سینچریز کی, تو وہ ضرور بنائے گا, اور اس کی پرفارمنس اوور آل پورے ورلڈ کپ میں سب سے جدا ہوگی, اور بہت اچھا پرفارم بھی کرے گا. میں ان کو ٹیرو کارڈ کی انرجی سے بھی آپ کو ٹیلی کرواؤں گا, اور مجھے لگتا ہے کہ بابر اعظم کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے اپنے آپ کو منوانے کا اس وقت. اگر بلا شبہ پاکستان کی ٹیم آپ کو لگ رہی ہے وارم اپ میچز میں کچھ کرائسس میں کچھ پرابلمز آپ کو لگ رہی ہیں, مگر بابر اعظم بذات خود ایک, تو دیکھتے ہیں جناب بابر اعظم کے کارڈ سے نکالتے ہیں پہلے پورے ورلڈ کپ کے حوالے سے. بابر اعظم, اچھا ایک کمال بات یہ ہے کہ بابر اعظم کی جیسے سٹارز کی انرجی ہے ویسے ہی وراٹ کوہلی کی ہے, سیم دونوں کا کیا جاتا ہے. جی جی, اور اس کا بھی نیمرولوجی میں ایک نمبر بنتا ہے, اور بابر اعظم کا بھی نیمرولوجی میں ایک عدد بنتا ہے, اور ان دونوں کا مقابلہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا بین بڑا ٹاپ کا مقابلہ ہوگا. اور جب پاکستان اور انڈیا کا میچ آپ کو دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ دونوں کھلاڑی, باقی ٹیم کا کمپیریزن کرنا آپ بعد میں کر لیں, آپ کو یہ مین جو مین پلیئرز کا مقابلہ آپ کو بڑا زبردست قسم کا نظر آئے گا یہاں پہ. اور کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک لیڈرانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں بھی لیتے تو پھر بھی آپ کو مجبوری ہوتی ہے کہ ایسے کھلاڑیوں کو. جی بابر اعظم کا جو ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے کیسی انرجی نظر آتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیرو کارڈ کی انرجی میں, کہ بابر اعظم کی اس پورے ورلڈ کپ میں کیسی انرجی نظر آتی ہے. ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے پورے ورلڈ کپ میں بابر اعظم کی انرجی کیسی نظر آتی ہے. تو یہ جو انرجی ہے یہ آپ کو بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے. بابر اعظم جو ہے سینچری بنائے گا, اور میں سمجھتا ہوں 4 سینچریاں بابر اعظم کی ہو سکتی ہیں. یہ پریڈکشنز ہے بابر اعظم کے حوالے سے کہ بابر اعظم ورلڈ کپ میں بڑا اچھا پرفارم کرے گا, اچھی اس کی بیٹنگ ہوگی, اور
पूरी टीम को लीड कर सकता है। और आज के हवाले से भी बाबर आजम की हम एनर्जी देख लेते हैं कि आज के मैच में बाबर आजम जो है वो कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि आज के मैच में बाबर आजम जो है वो कैसी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आता है। तो बाबर आजम जो है आज के मैच में आपको एक मंजा हुआ जो है वो खिलाड़ी नजर आएगा, जो कि ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, जिसकी ख्वाहिश भी कर रहे हैं जी। ठीक तो आज के मैच में लेकिन ये है कि उसको बैलेंस बड़ा करना पड़ेगा आज के मैच के हवाले से, कि जो इसकी टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने के लिए इसको अपनी सलाहियतों को दिखाना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस ऐसी नजर आएगी आपको कि जैसे ये लीड करेगा पूरी टीम को एंड तक। तो इस तरह का आपको आज के मैच में नजर आएगा। ठीक है, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, गेस्ट हैं हमारे साथ ही स्टूडियोज में हैं। छोटी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे, और जो फाइनल 4 टीम्स होंगी वो कौन सी होंगी इस वर्ल्ड कप में। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से। एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं। उसामा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे 3 फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं, उनको अब कैसा परफॉर्म करता आप देख रहे हैं आज के इस मैच में, और पूरे वर्ल्ड कप में आप क्या देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी बॉलिंग जिसकी बड़ी तारीफ की जाती है पूरी दुनिया में, वो वैसा परफॉर्म कर पाएंगे जो उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम देखें, शाहीन की अगर बात करें तो वो तो मुझे नहीं लग रहा अच्छा कि वो अच्छा परफॉर्म करें, बल्कि 6 नवंबर तक चांसेस हैं कि कोई उनको इंजरी भी आ सकती है। ठीक है। और हसन अली के चांसेस हैं और उनकी प्लानिटरी पोजीशन जो है उनको सपोर्ट करेगी, कम बैक कर सकते हैं। हाँ जी, वो करेंगे, क्योंकि असल में तो ओवरऑल अब अगर हम देखें ना, जब आप लोग इसका पूछते हैं तो हम तो बारीकी से एक उसको देखते हैं कि चार्ट को कि मार्स किसको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, और जो जिसके मार्स, जैसे बाबर का मैंने बताया कि उसको सपोर्ट मिल रही है, शादाब की अच्छी पोजीशन है, तो इसी तरीके से लेकिन शाहीन की उस मामले में उस तरीके से नहीं है, बल्कि उसके ये टाइम फेवरेबल नहीं है। हारिस का भी चांसेस हैं कि वो आपको फॉर्म में नजर आएंगे, लेकिन शाहीन जितना हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं नजर आएगा। ठीक है दाऊद, इन तीनों के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप टैरो कार्ड से हमें बताएं शाहीन कैसा परफॉर्म करेंगे। शुरू के ओवर्स में जिस तरह से विकेट निकालते हैं वो हो पाएगा दोबारा से देखिए। ये हम इस मैच की, आज के मैच की बात कर रहे हैं या पूरे ओवरऑल की? पहले कर लेते हैं, फिर ओवरऑल भी देख लेंगे। तो देखते हैं जी शाहीन जो है वो आज के मैच में कैसी परफॉर्मेंस देगा और उनकी एनर्जी कैसी है। तो आज के मैच में शाहीन की एनर्जी कैसी नजर आती है, एक ही कार्ड की एनर्जी से देख लेते हैं कि शाहीन की इस आज के कार्ड की एनर्जी क्या है। तो शाहीन जो है विकेट लेगा और टका के लेगा और अपना मनवाएगा कि मैं कुछ हूँ। ठीक है। तो ये कार्ड की एनर्जी आप देख रहे होंगे कि मैं तो ये भी समझता हूँ कि शायद मैन ऑफ द मैच जो है शाहीन ले जाए। अच्छा, और जबरदस्त परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस नजर आती है आज के मैच में। और दूसरा आप हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस आज के मैच में कैसी नजर आती है, तो देखते हैं जी हारिस रऊफ की आज के मैच की परफॉर्मेंस कैसी नजर आती है। तो ये भी अच्छी 3 विकेटें हारिस रऊफ की आप समझें कि आज के मैच में नजर आती हैं। और 3 एग्जैक्ट विकेटें आप कह रहे हैं, और साथ ही साथ शाहीन का भी आप कह रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच जी। और यहाँ पे भी यानी कि मैं समझता हूँ कि बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का बड़ा आज के जो है बड़ा जबरदस्त रहेगा, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस बैन नजर आती है। और हसन अली जो कि कमबैक कर रहे हैं। हाँ जी, हसन अली की आज के मैच की परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी रहेगी। तो हसन अली जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, मगर इतना अच्छा नहीं करेगा जितना हम उम्मीद रखते हैं, मगर यह है कि लाइन और लेंथ जो है हसन अली की अच्छी नजर आती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उसामा, फाइनल 4 टीमें इस वर्ल्ड कप की आप कौन सी देख रहे हैं, और उन फाइनल 4 में पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आप तो यही बता रहे हैं हमें कि मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा। बस उसमें तो सिंपल एक फार्मूला है कि जो सन के नंबर से शुरू हो रही हैं टीम्स, जैसे A, I और उसमें J, Q, ये जो सन के होते हैं नंबर 1 के, क्योंकि सन इस टाइम आपको पता है कि कंपटीशंस में उभर के आगे आने वाला होता है। जब ओवरऑल प्लेयर्स की हालत मार्स ने मतलब वो एनर्जी छीन ली हो, तो उसके बाद अगर हम जस्ट टीम्स की बात करें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
اس میں آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. پاکستان کا مجھے ان ٹاپ 4 میں نظر نہیں آ رہا کہ اگر بات کریں تو کہ پاکستان کیونکہ وہ پی سے ہے سیٹرن کا اور وہ ٹاپ 4 میں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا داؤد آپ بتائیے گا فائنل 4 ٹیموں میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو؟ دیکھیں فائنل 4 میں مجھے تو جو فائنل ہے وہ انڈیا اور آسٹریلیا کا زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. فائنل 4 میں جو ہے انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا اور پاکستان کا نام جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ نظر آتا ہے. نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیرو کارڈز میں بھی یہی؟ ٹیرو کارڈ سے میں ان کنٹریز کی جو ہے انرجی بھی دیکھ لیتا ہوں کیا، بلکہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے 4 جو ہے وہ ٹیمز میں پاکستان کا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کا کیا نام پہلی 4 ٹیموں میں نظر آتا ہے. ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتے ہیں پورے ورلڈ کپ میں کیا پاکستان کا نام پہلی 4 جو ہے ٹیموں میں نظر آتا ہے؟ تو نظر تو آتا ہے جناب. آپ انشاءاللہ تعالی امید رکھیں. اور ویسے بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ خاص جی انشاءاللہ جو ہے ہماری ضرور رہتی ہیں. اور ایک خاص بات ہماری کیونکہ محبت ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان جو ہے وہ بلا شبہ ستاروں کی چالیں جیسی بھی ہوں یا انرجی جیسی بھی ہو، دعائیں جو ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے بڑے بڑے ورلڈ کپ جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے میچز جو ہیں خاص کر انڈیا سے دعاؤں سے ہی جیتے ہیں، اور یہ دعاؤں کو ماننے والی قوم ہے. تو میں یہ بلکہ مشورہ دوں گا کہ جب پاکستان کا میچ ہو خاص کر انڈیا کے خلاف تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ اس مہنگائی کے وقت میں اور اس پریشانی کے وقت میں ایک صرف پاکستان کی ٹیم ہی نظر آتی ہے جو ہمیں خوشی یا کپ دے کر ہماری جو ہے وہ مہنگائی کے جو زخموں کے اوپر جو ہے وہ پانی جو نمک ہے وہ ایک امید کی کرن ہے. تو ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں بلا شبہ. سٹار جو بھی ہوں، حالات جو بھی ہوں، ملکی حالات جو بھی ہوں تو دعاؤں سے بدل سکتی ہے. ظاہری بات ہے کہ دعا سے مقدر سے زیادہ اور تقدیر سے پہلے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں. اسامہ آپ سے بھی ایک لاسٹ کمنٹ چاہوں گا کہ کون سی پھر ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی ٹیم اگر کرتی ہے، جس طرح سے داؤد بھی بات کر رہے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ ستاروں کی چالیں بدل سکتی ہیں، تقدیریں بدل سکتی ہیں. لاسٹ کمنٹ آپ سے چاہوں. ہاں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک نظام ہے اور پرفارمنس تو ڈیفینیٹلی ایک علیحدہ میٹر ہے. اور ہماری تو جب بھی میچ ہوئے پوری قوم مطلب مائیں گھر میں آپ نے دیکھا یہ ماحول سب انگیج ہوئے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب تک تو جیسے یہ ٹیم چلتی دعاؤں پہ ہے پرفارمنس سے زیادہ. ٹھیک ہے. تو اب بھی مجھے لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ پرفارمنس کی حساب سے تو میں آپ کو پہلے ہی پریڈکٹ کر چکا ہوں. ہاں لیکن یہی ہے کہ صدقات اور دعائیں کیونکہ تقدیر بدلتی ہیں تو اگر یہ لوگ جو جتنی دعائیں اور جتنا سب کریں گے تو پاسبلٹی ہے کہ اس کو بدل دیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہمارے مہمان اسامہ علی اور داؤد. داؤد ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ منڈے کو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جمعہ مبارک. اللہ حافظ.